पापा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका चाहिए। सुनैना ने अपने पापा का हाथ मजबूती से थाम रखा था। उसकी आंखों में उम्मीदों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि कोई भी पिघल जाए। विक्रम जी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, मैंने कब तुम्हें रोका है बेटा, हमेशा तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे सपनों का साथ दिया है। सुनैना ने तुरंत जवाब दिया, पापा मैं आगे की पढ़ाई किसी बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में करना चाहती हूँ, यहाँ रहकर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी। तभी सुनीता जी ने बीच में आते हुए थोड़ा सख्त लहजे में कहा, सुनैना हर समय जिद करना ठीक नहीं होता। तुम्हारे पापा अभी अभी थक कर आए हैं और तुमने फिर से वही बात शुरू कर दी। तुम्हारे पापा जिस यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं वहीं एडमिशन ले लो, सुरक्षित भी रहेगा और सुविधा भी रहेगी। लेकिन सुनैना ने इस बार ठान लिया था, मम्मी मैं पापा की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहती, वहाँ वो माहौल नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? फिर उसने अपने भाई मुकुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए ना, मुकुल भैया कब से नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस छोटे शहर में उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिल पा रहा। अब हम बड़े शहर चले जाएं तो मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊंगी और भैया को भी अच्छा काम मिल जाएगा। ये कहते कहते वह रूठे बच्चे की तरह सोफे पर जाकर बैठ गई। विक्रम जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ये सुनते ही सुनैना खुशी से उछल पड़ी, सच पापा, मैं इंतजार कर लूंगी। वो दौड़कर अपने पापा के गले लग गई और पूरे घर में खुशी से इधर उधर भागने लगी। उसके जाते ही सुनीता जी ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, आप भी ना बच्चों के साथ खुद भी बच्चे बन जाते हैं, हर जिद पूरी करना जरूरी है क्या? विक्रम जी ने गंभीर होकर जवाब दिया, जरूरी है सुनीता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके सपने इस छोटे शहर में पूरे नहीं हो सकते। सुनीता जी ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे ये सपने वपने कुछ नहीं होते, कुछ साल में उसकी शादी कर देंगे, अपना घर संभालेगी और मुकुल की भी नौकरी लग जाएगी, फिर उसकी भी शादी कर देंगे। हमें और क्या चाहिए, बस सुकून भरी जिंदगी। लेकिन किसे पता था कि ये सुकून सिर्फ एक भ्रम है। जो खुशियां उन्हें इस छोटे से शहर में मिली थी वो बड़े शहर की चमक में कहीं खो जाएंगी और उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से लौटना नामुमकिन होगा। अगले ही दिन विक्रम जी ने अपनी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर के लिए आवेदन दे दिया। उनके मन में उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ये खबर सुनैना को मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मुकुल भी उत्साहित था कि शायद बड़े शहर में उसे अपने सपनों की नौकरी मिल जाए। पिछले 3 महीनों से वह छोटी मोटी नौकरियों के ऑफर ठुकरा रहा था, क्योंकि वह कुछ बड़ा करना चाहता था। एक अच्छी कंपनी में काम करके अपनी पहचान बनाना चाहता था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब विक्रम जी को ट्रांसफर लेटर मिल गया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। हर कोई अपने अपने सामान की पैकिंग में जुट गया। अगले दिन सुबह 8 बजे की ट्रेन थी और उसी के साथ उन्होंने अपने पुराने शहर को अलविदा कह दिया। दिल में ढेरों उम्मीदें, आंखों में अनगिनत सपने और मन में नए सफर की उत्सुकता के लिए वे सब एक नई जिंदगी की शुरुआत करने बड़े शहर की ओर निकल पड़े, बिना ये जाने कि ये सफर उन्हें खुशियों से ज्यादा दर्द देने वाला है। आज सुनैना के जीवन का एक बेहद खास दिन था। उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन। इस नए शहर में आए उन्हें पूरा 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन ये 7 दिन कब और कैसे गुजर गए उन्हें खुद भी ठीक से एहसास नहीं हुआ। घर को व्यवस्थित करने, सामान जमाने और नए माहौल को समझने में ही पूरा समय निकल गया था। अब जाकर सब कुछ थोड़ा स्थिर हुआ था और आज सुनैना अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने जा रही थी। सुबह का माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर मुकुल के मन में एक अजीब सी घबराहट घर कर चुकी थी। वह बार बार अपनी मासूम और नाजुक सी बहन को देख रहा था, जैसे उसे किसी अनदेखे खतरे से बचा लेना चाहता हो। उसे ये चिंता सता रही थी कि सुनैना इस दुनिया की जटिलताओं और चालाकियों से अभी अनजान है। उसका दिल बहुत कोमल है और वह हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेती है। सुनैना नाश्ते की टेबल पर बैठी जल्दी जल्दी खा रही थी, लेकिन मुकुल की निगाहें बार बार उसी पर टिक जा रही थी। आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए पूछ ही लिया, भैया क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं? उसकी आवाज में मासूमियत थी।
लेकिन उसमें अपने भाई की बेचैनी को समझने की कोशिश भी छिपी हुई थी। मुकुल ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रहा हो, और फिर बोला, हाँ गुड़िया, बस तुम्हें कुछ जरूरी बातें समझानी है, ध्यान से सुनना। आज की दुनिया उतनी सीधी नहीं रही जितनी हम समझते हैं। यहाँ लोग सादगी और मासूमियत को कमजोरी समझ लेते हैं और फिर उसी का फायदा उठाते हैं। आज तुम्हारा यूनिवर्सिटी में पहला दिन है और तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जब भी तुम वहां कदम रखो, पूरे आत्मविश्वास के साथ रखना। तुम्हारा सर हमेशा ऊंचा होना चाहिए, चाल में आत्मविश्वास होना चाहिए और चेहरे पर ऐसा भाव होना चाहिए कि सामने वाला तुमसे उलझने से पहले ही 100 बार सोचे। किसी को ये एहसास मत होने देना कि तुम अंदर से घबराई हुई हो। तुम्हारी आंखों में डर की एक झलक भी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि सामने वाला कितना मजबूत है और कितना कमजोर। अगर किसी ने तुम्हारे डर को पहचान लिया तो वह उसका फायदा उठाने में बिल्कुल देर नहीं करेगा। मुकुल की आवाज में सख्ती कम और अपनी बहन के लिए गहरी चिंता ज्यादा थी। उसने बड़े प्यार से सुनैना के सर पर हाथ फेरा, जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो और अपने डर को भी छुपाने की कोशिश कर रहा हो। सुनैना ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और धीरे से सिर हिला दिया। वह अपने भाई की आंखों में छिपा डर साफ महसूस कर सकती थी और शायद उसी डर को हल्का करने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। आप ऐसा बोलेंगे तो मैं सच में डर जाऊंगी। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, कोई जंग लड़ने नहीं जा रही जहाँ लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे। उसने माहौल को हल्का बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके अपने दिल में भी कहीं न कहीं एक अनजाना सा डर जन्म ले चुका था, जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, और वैसे भी आपकी बहन इतनी भी कमजोर नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैं सब संभाल लूंगी। उसकी इस बात पर मुकुल ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता अब भी साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए सुनैना के कंधों को थाम लिया और गंभीर आवाज में बोला, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता सुनैना, बस तुम्हें सच बता रहा हूँ ताकि तुम सतर्क रहो। अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखना। हम एक छोटे और शांत शहर से यहाँ आए हैं, जहाँ लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे और हर रिश्ता सच्चाई पर टिका होता था। लेकिन ये शहर अलग है, बहुत बड़ा, बहुत तेज और बहुत जटिल। यहाँ हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है और किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता। हम यहाँ बिल्कुल नए हैं, किसी को नहीं जानते। यहाँ के तौर तरीकों को समझने में हमें समय लगेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बहन की मासूमियत किसी की गलत नजर का शिकार ना बने। उसकी आवाज में छिपा डर और प्यार सुनैना के दिल को गहराई तक छू गया। वह कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे उसके मन में भी आने वाले समय की हल्की सी आहट गूंज उठी हो। उस पल दोनों भाई बहन के बीच एक अनकहा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। एक तरफ भाई की चिंता और जिम्मेदारी और दूसरी तरफ बहन का विश्वास और हिम्मत। लेकिन दोनों ही इस बात से अनजान थे कि ये नया सफर उनके जीवन में क्या क्या मोड़ लेकर आने वाला है। तभी किचन से सुनीता जी की आवाज गूंजी, बस भी करो मुकुल, क्यों बेचारी बच्ची को इतनी बातें करके डरा रहे हो। उनकी आवाज में माँ वाली नरमी और हल्की सी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। कुछ ही पलों में वह ताजे फलों का जूस लेकर बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, चलो अब दोनों बहन भाई पहले ये जूस खत्म करो, फिर जितनी बातें करनी हो करना। मुकुल ने हल्की मुस्कान के साथ सुनैना के गाल पर प्यार से थपकी दी और दोनों फिर से नाश्ते की मेज पर बैठ गए। इतने में उनके पापा विक्रम जी भी अपने कमरे से बाहर आ गए। उनके हाथों में कुछ जरूरी कागज थे, जिन्हें वह बड़ी सावधानी से एक फाइल में जमा करते हुए सोफे पर बैठ गए। उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए प्यार भरी नजरों से अपने बच्चों को देखा और बोले, आओ बेटा, तुम लोग नाश्ता करो, मैं भी अभी आता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए बहुत खास है। अगर भगवान ने चाहा तो इस नए शहर की मिट्टी हमें रास आ जाएगी। उनके शब्दों में उम्मीद भी थी और जिम्मेदारी का एहसास भी। फिर थोड़ी गंभीरता से बोले, देखो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और अपना पुराना शहर सिर्फ इसीलिए छोड़ा है ताकि तुम दोनों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुला आसमान मिल सके।
मेरा ये ट्रांसफर सिर्फ एक औपचारिकता है, असली मकसद तुम दोनों की कामयाबी है। ये सुनकर सुनैना का चेहरा खुशी से चमक उठा, उसकी आंखों में चमक और भी गहरी हो गई। उसने आत्मविश्वास से कहा, पापा, मैं वादा करती हूँ कभी आपका सिर झुकने नहीं दूंगी, बस आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। इतने में सुनैना और मुकुल नाश्ता खत्म कर चुके थे और सुनीता जी ने दोनों के सामने जूस के गिलास रख दिए, जबकि विक्रम जी की प्लेट में गर्मा गर्म पराठे सज चुके थे। विक्रम जी ने प्यार भरी आवाज में कहा, मेरा आशीर्वाद हर पल तुम दोनों के साथ है, बस अपना ध्यान रखना। ये शहर बहुत बड़ा है, हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, ना कोई रिश्तेदार ना कोई अपना, हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। उनकी बात सुनकर मुकुल ने माँ का हाथ थाम लिया और आत्मविश्वास से बोला, मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना पापा के साथ। पापा अपनी यूनिवर्सिटी संभालेंगे और मैं भी जल्द ही कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा। आज भी मेरे 2 इंटरव्यू हैं, हम सब मिलकर इस शहर में अपनी पहचान बनाएंगे। घर में एक उम्मीद भरा माहौल बन गया था, जैसे हर किसी के दिल में एक नई शुरुआत की रोशनी जल उठी हो। जूस खत्म करके सुनैना ने अपना बैग उठाया और जल्दी जल्दी अपने जूते पहनने लगी। उसने उत्साह से कहा कि अच्छा पापा, मैं चलती हूँ, यूनिवर्सिटी की बस का टाइम हो गया है, पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती। ये सुनते ही मुकुल ने तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और बोला, रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वैसे भी मुझे उसी तरफ इंटरव्यू के लिए जाना है, तुम्हें बसों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। सुनैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई आप भी ना मुझे अभी भी छोटी बच्ची समझते हैं, मैं खुद चली जाऊंगी, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। लेकिन मुकुल ने उसकी बात को प्यार से काटते हुए कहा, मेरी गुड़िया, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जब तक मैं हूं तुम्हें अकेला कहीं नहीं जाने दूंगा, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। भाई के इस स्नेह और जिद के आगे सुनैना कुछ नहीं कह पाई और मुस्कुराते हुए उसके साथ बाहर निकल गई। घर के आंगन में उस वक्त प्यार, अपनापन और उम्मीद की एक मीठी खुशबू फैल रही थी। ये छोटा सा खुशहाल परिवार अपने नए सफर को लेकर बेहद उत्साहित था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस फैसले को वे अपनी किस्मत का सबसे अच्छा मोड़ समझ रहे हैं, वही धीरे धीरे उनकी सारी खुशियों को निगलने वाला एक खामोश तूफान बन चुका है, जो सही समय का इंतजार कर रहा है। यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट पार करते ही सुनैना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बिल्कुल नई और अनजान दुनिया में कदम रख चुकी हो। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज उसके छोटे शहर से बिल्कुल अलग, तेज और चकाचौंध से भरी थी। चारों तरफ छात्रों के छोटे छोटे समूह खड़े थे, कोई हंसते हुए बातें कर रहा था, कोई जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। पार्किंग में खड़ी महंगी गाड़ियों की लंबी कतारें इस बात का सबूत थी कि यहाँ का माहौल कितना अलग है। लड़के लड़कियां फैशनेबल कपड़ों में इतने आत्मविश्वास के साथ घूम रहे थे जैसे यही उनकी असली दुनिया हो। वहीं सुनैना अपने सादे सफेद कुर्ते, नीली जीन्स और कंधे पर रखे सफेद दुपट्टे के साथ खुद को इस भीड़ में कहीं खोया हुआ महसूस कर रही थी। हल्की हवा के झोंकों से उसका दुपट्टा बार बार खिसक जाता और वह हर बार उसे संकोच के साथ ठीक कर लेती, जैसे अपने अस्तित्व को इस नए माहौल में संभालने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वह यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में दाखिल हुई, वहां खड़ी कुछ लड़कियों की नजर अचानक उसी पर टिक गई। उनकी चल रही बातचीत एक पल में थम गई और सबकी आंखें उस सादगी में छुपी खूबसूरती को देखने लगी, जो बिना किसी बनावटीपन के भी अलग ही चमक बिखेर रही थी। बिना मेकअप के भी उसका चेहरा इतना मासूम और आकर्षक था कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तभी एक मॉडर्न अंदाज में सजी लड़की आगे बढ़ी। च्युइंगम चबाते हुए उसने सुनैना का रास्ता रोक लिया और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, हेलो, तुम नई हो क्या? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। किस डिपार्टमेंट से हो? सुनैना ने हल्की झिझक के साथ सिर हिलाया। अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए धीमी आवाज में बोली, जी आज मेरा पहला दिन है, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन लिया है, मेरा नाम सुनैना है। तभी दूसरी लड़की उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, ओ माय गॉड, तुम्हारी स्किन कितनी क्लियर है, कौन सी क्रीम यूज करती हो और ये आंखें इतनी चमकदार जैसे कांच हो। सच में अगर लड़कों ने तुम्हें देख लिया ना
तो तुम्हारे पीछे लाइन लग जाएगी, तुम तो यहाँ की क्वीन बन जाओगी। उनकी बातों में तारीफ कम और जलन ज्यादा छुपी हुई थी, जिसे सुनैना महसूस कर रही थी। वो थोड़ा असहज हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, थैंक यू, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आई हूँ। मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या आप लोग बता सकती हैं कि लाइब्रेरी किस तरफ है? मुझे अपना कार्ड बनवाना है। लड़कियों ने उसे रास्ता तो बता दिया, लेकिन उनकी नजरों में अब भी वही अजीब सी चमक थी। सुनैना अपनी किताबें सीने से लगाए तेजी से वहां से आगे बढ़ गई, जैसे उस माहौल से खुद को बचाना चाहती हो। उसके पीछे खड़ी लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेचारी कितनी सीधी है, इसे क्या पता यह खूबसूरती ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है, खासकर तब जब रुद्राक्ष की नजर पड़ जाए। दूसरी लड़की ने कंधे उचकाते हुए कहा, छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना। चलते चलते सुनैना को उनके शब्दों की हल्की सी गूंज अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने खुद को उन सब बातों से दूर रखने का फैसला किया। वो यहाँ सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने आई थी और किसी भी तरह का ध्यान भटकाना उसे मंजूर नहीं था। यूनिवर्सिटी का माहौल उसके लिए जितना नया था उतना ही अजीब भी, जहाँ हर कोई अपनी ही दुनिया में मगन था। कोई हंसते हुए एक दूसरे का हाथ थामे घूम रहा था, तो कोई कंधों पर हाथ रखकर बेफिक्री से खड़ा था, जैसे पढ़ाई से ज्यादा यहाँ मस्ती ही मायने रखती हो। यह सब देखकर सुनैना के मन में एक हल्की सी बेचैनी जरूर हुई, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद यही जगह उसके सपनों को नई उड़ान देगी और वह अपने पापा का नाम रोशन कर पाएगी। इसी बीच कैफेटेरिया के पास शोर अपने चरम पर था। तेज हंसी, ऊंची आवाजें और बेपरवाह अंदाज हर तरफ नजर आ रहा था। वहीं कोने में बैठा था रुद्राक्ष सोलंकी, यूनिवर्सिटी का सबसे दबंग और बदनाम लड़का, जो अपने दोस्तों के बीच किसी राजा की तरह बैठा सिगरेट के कश लगाते हुए धुएं के छल्ले बना रहा था। उसके सामने मेज पर महंगे फोन और कार की चाबियां रखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसके दोस्त आर्यन ने उबते हुए कहा, यार रुद्राक्ष, आजकल यूनिवर्सिटी बड़ी बोरिंग हो गई है, कोई नया चेहरा ही नहीं दिखता जिससे थोड़ा टाइम पास किया जाए। रुद्राक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ धुएं का गुबार हवा में छोड़ा और धीमी आवाज में बोला, सब्र कर, शिकार खुद चलकर आएगा, शिकारी को बस नजरें तेज रखनी चाहिए। तभी उसकी नजर अचानक दरवाजे की ओर गई, जहां से सुनैना कुछ नई क्लासमेट के साथ गुजर रही थी। थोड़ी घबराई हुई इधर उधर देखती हुई, जैसे अभी भी इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हो। और उसी पल रुद्राक्ष की आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई, मानो उसे अपना अगला निशाना मिल चुका हो। वह अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया, जैसे उसे वही मिल गया हो जिसकी वह कब से तलाश कर रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, ये कौन है? ऐसा चेहरा तो पहले कभी नहीं देखा, जैसे आसमान का चांद जमीन पर उतर आया हो। उसके दोस्त ने भी सुनैना को गौर से देखा और सीटी बजाते हुए बोला, लगता है नई आई है और कमाल की है, चाल देखो, मासूमियत देखो, बिल्कुल कच्ची कली है। रुद्राक्ष ने बिना कुछ कहे सिगरेट नीचे फेंकी, उसे जूते से कुचल दिया और उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक आत्मविश्वास था। आज तो मिलना पड़ेगा इससे, ऐसे कैसे बिना हमारी नजरों से गुजर कर कोई निकल जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी शर्म है ना इसकी आंखों में, लेकिन ये शर्म कैसे टूटती है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और सुनैना के रास्ते में आकर खड़ा हो गया, दोनों बाजू फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया। सुनैना, जो अपनी सहेली से बात करते हुए आगे बढ़ रही थी, अचानक सामने आई इस रुकावट से घबरा गई। उसने सर उठाकर देखा, सामने एक आकर्षक लेकिन बेहद बेशरम नजरों वाला लड़का खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी भूख थी। वह उसे इस तरह देख रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज हो। सुनैना ने घबराई आवाज में कहा, रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है, और साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष फिर से उसके सामने आ गया। अरे हसीना, इतनी भी क्या जल्दी है, नाम तो बताती जाओ, हमसे मिले बिना ही जा रही हो, ये तो हमारी बेइज्जती है। उसने तंज कसते हुए कहा, हम इस यूनिवर्सिटी के शहजादे हैं, लोग हमसे मिलने के लिए तरसते हैं, और तुम हो कि नजरें फेर कर जा रही हो। सुनैना का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने चारों तरफ देखा, कई छात्र वहां खड़े थे लेकिन सब तमाशा देख रहे थे, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैंने कहा रास्ता छोड़िए, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। मैं आपको नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। हट जाइए मेरे रास्ते से, वरना मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन उसमें साहस की झलक भी थी। रुद्राक्ष जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में तिरस्कार और घमंड साफ झलक रहा था। प्रिंसिपल, उसने व्यंग्य से कहा, भोली हो तुम, यहाँ प्रिंसिपल भी हमारी मर्जी से चलता है। मेरा नाम रुद्राक्ष सोलंकी है और इस यूनिवर्सिटी में जो मुझे पसंद आ जाए वो आखिरकार मेरी ही होती है। उसकी बात सुनकर सुनैना के रोंगटे खड़े हो गए लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मौका मिलते ही वह तेजी से दूसरी तरफ मुड़ी और लगभग भागती हुई वहां से निकल गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। पीछे खड़ा रुद्राक्ष उसे जाते हुए देखता रहा और होठों पर जहरीली मुस्कान लिए बुदबुदाया, बहुत गुरूर है इसमें, लेकिन यही तो मजा है, इसे तोड़ने में ही असली खेल है। अब तुम मेरी हो, देखता हूँ कब तक बचती हो। आने वाले दिन सुनैना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। रुद्राक्ष हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता, कभी कॉरिडोर में खड़ा उसका इंतजार करता, कभी क्लास के बाहर गाने गाकर उसका मजाक उड़ाता, तो कभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर भद्दे कमेंट करता। सुनैना हर बार शर्म और डर से सिमट जाती, नजरें झुकाकर तेजी से वहां से गुजर जाती जैसे खुद को उस नजर से बचाना चाहती हो। उसने अपनी कुछ क्लासमेट से उसके बारे में पूछा लेकिन जो जवाब मिला उसने उसे और डरा दिया। उससे दूर रहो, बहुत पैसे वाले घर का बिगड़ा हुआ लड़का है, अगर इसके खिलाफ गई तो जिंदगी खराब कर देगा। सुनैना ये सब घर पर नहीं बता सकती थी क्योंकि उसे डर था कि मुकुल और उसके पापा बहुत परेशान हो जाएंगे, शायद उसकी पढ़ाई भी बंद करवा दें। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसके पापा के सपने टूटे। एक दिन मौसम अचानक बदल गया, तेज बारिश होने लगी और यूनिवर्सिटी लगभग खाली हो गई। सुनैना लाइब्रेरी से किताबें लेकर बाहर निकली ही थी कि पार्किंग में अचानक रुद्राक्ष अपनी बाइक लेकर उसके बिल्कुल करीब आकर रुका। टायरों की तेज आवाज से सुनैना डरकर चीख पड़ी और पीछे हटते हुए उसका पैर फिसल गया, लेकिन उसने किसी तरह दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाल लिया। रुद्राक्ष बाइक पर बैठा उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। बारिश की बूंदों से सुनैना के कपड़े हल्के भीग गए थे जिससे वह और भी असहज महसूस कर रही थी। रुद्राक्ष ने बेहुदा अंदाज में कहा, वाह, आज तो तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। बारिश में तो जैसे हुस्न और निखर गया है, बिल्कुल किसी ख्वाब की तरह। सुनैना ने डर और गुस्से से कांपती नजरों से उसे देखा और कहा, तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ, मुझे तंग मत करो प्लीज, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। रुद्राक्ष बाइक से उतरकर धीरे धीरे सुनैना के और करीब आ गया और जैसे ही सुनैना घबराकर पीछे हटी, उसकी कमर दीवार से जा लगी। अब वह पूरी तरह फंस चुकी थी। रुद्राक्ष ने दीवार पर हाथ टिकाकर उसे चारों तरफ से घेर लिया और धीमे मगर खतरनाक लहजे में बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मेरी बात मान लो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, वरना सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में ही नहीं, इस पूरे शहर में तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ियां, ताकत, जो चाहो दूंगा, बस एक बार हाँ कह दो। उसकी आवाज में घमंड और जबरदस्ती साफ झलक रही थी। सुनैना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई, जोर से उसे धक्का दिया और उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैं तुम जैसे आवारा और घटिया इंसानों से दोस्ती नहीं करती, चाहे तुम मुझे सोने में तोल दो तब भी मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी तक नहीं। ये कहकर वह रोती हुई वहां से भाग गई, लेकिन रुद्राक्ष की आवाज उसके पीछे गूंजती रही, भाग लो जितना भागना है, आखिर आना तो मेरे पास ही पड़ेगा। घर पहुंचते ही सुनैना अपने कमरे में बंद हो गई और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे मदद मांगे। इस नए शहर में वह अकेली थी और रुद्राक्ष यहाँ का जाना माना दबंग।
हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे क्योंकि सुनैना की खामोशी को रुद्राक्ष उसकी कमजोरी समझ चुका था। अब वह खुलेआम उसके पीछे पड़ा रहता, कभी उसका नाम लेकर आवाज लगाता, कभी फ्लाइंग किस करता तो कभी दोस्तों के साथ मिलकर भद्दे कमेंट करता। यूनिवर्सिटी में हर कोई ये सब देखता लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो रुद्राक्ष के डर से सुनैना से बात तक करने से कतराने लगी थी। एक दिन कैंटीन में खड़ी सुनैना पानी पी रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसका गला सूख रहा था। तभी अचानक रुद्राक्ष वहां आ धमका और उसके हाथ से गिलास छीन लिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, पानी पीना है तो मेरे हाथ से पियो, ज्यादा मजा आएगा और प्यास भी अच्छी तरह बुझेगी। जब मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा तो ये पानी अमृत बन जाएगा। उसने एक घुट पिया और वही गिलास सुनैना की तरफ बढ़ा दिया। लो अब तुम पियो। मेरी मोहब्बत का तोहफा समझकर सुनैना का गुस्सा अब फूटने लगा था। उसकी मिट्टियां भींच गई, चेहरा लाल हो गया और उसने कड़े लहजे में कहा, हद में रहो रुद्राक्ष, मेरा गिलास वापस करो। ये कैसी बदतमीजी है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती किसी लड़की को इस तरह परेशान करते हुए? उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हुई तो वहां मौजूद सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। माहौल अचानक भारी हो गया। रुद्राक्ष जोर से हंसा और गिलास टेबल पर पटक दिया, जिससे पानी झलक कर सुनैना के कपड़ों पर गिर गया। वह और भी बेहुदगी से बोला, गुस्सा क्यों करती हो जाने मन? तुम्हारा जूठा पीने का मजा ही कुछ और होता है और तुम मेरा जूठा पियोगी तो हमारा प्यार और बढ़ेगा। इतना कहकर उसने सुनैना के दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया। ये दुपट्टा हटाओ, जरा खुलकर देखने दो, क्यों खुद को छुपा रखा है? बस यही वो पल था जब सुनैना के सब्र का बांध टूट गया। उसके अंदर का डर एकदम खत्म हो गया और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके भीतर से एक नई ताकत जाग उठी। कैंटीन में अचानक सन्नाटा छा गया और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे माहौल में फैल गई। सुनैना ने पूरी ताकत से रुद्राक्ष के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया था। ये इतना अचानक हुआ कि रुद्राक्ष खुद भी संभल नहीं पाया। उसका चेहरा एक तरफ घूम गया, गाल पर उंगलियों के निशान साफ उभर आए और उसके हाथ से दुपट्टा छूट गया। वहां मौजूद हर शख्स जैसे पत्थर का हो गया था, क्योंकि आज तक किसी ने रुद्राक्ष के सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं की थी और आज एक लड़की ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। सुनैना की सांसें तेज चल रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उंगली उठाकर सख्त आवाज में कहा, खबरदार जो दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिससे तुम जब चाहो खेलो, और ना ही मैं तुम जैसे घटिया लोगों से डरती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो दूसरों की इज्जत उछालते हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। रुद्राक्ष जैसे सदमे में खड़ा रह गया। उसे अपनी इस बेइज्जती पर यकीन ही नहीं हो रहा था। भरी भीड़ में सबके सामने एक लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया था। उसके दोस्त भी सन्न रह गए थे। धीरे धीरे रुद्राक्ष ने खुद को संभाला। उसकी आंखों में खून उतर आया था और चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था, जैसे कोई घायल शेर बदला लेने को तैयार हो। उसने अपने गाल को छूते हुए सुनैना को घूरा और दांत पिसते हुए बोला, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है, शेर के मुंह में हाथ डाला है, तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैं इस शहर का वो नाम हूँ जिससे हर कोई कांपता है, और तुम जैसी मामूली लड़की मुझे थप्पड़ मारोगी? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। ऐसा हाल करूंगा कि तुम ये दिन याद करोगी और पछताओगी कि काश तुम पैदा ही ना हुई होती। इतना कहकर उसने पास पड़ी कुर्सी को जोर से ठोकर मारी और गुस्से में वहां से निकल गया। उसके दोस्त भी उसके पीछे भागे, जबकि सुनैना वहीं खड़ी रह गई। उसकी टांगें कांप रही थी, जैसे उनमें अब जान ही ना बची हो। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और दिल में एक डर घर कर चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उस एक थप्पड़ की गूंज अब दूर तक जाने वाली थी और आने वाला समय सुनैना और उसके परिवार के लिए एक भयानक मोड़ लेकर आने वाला था। रुद्राक्ष का रवैया अब केवल छेड़छाड़ तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि वह एक बेकाबू दरिंदे की तरह हर पल सुनैना पर नजर रखे हुए था।
अगले ही दिन जब सुनैना यूनिवर्सिटी पहुंची तो गेट पर रुद्राक्ष अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए खड़ा मिला। उसके गाल पर अब भी हल्का सा निशान था, वही जो सुनैना के थप्पड़ और उसकी उंगलियों में पहनी अंगूठी की याद दिला रहा था। हर पल उसकी बेइज्जती को जिंदा रखे हुए था। सुनैना ने नजरें झुकाई और चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष ने धुआं उसके चेहरे पर छोड़ते हुए ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, क्या हुआ मेरी बुलबुल? आजकल हाथ बहुत चलने लगे हैं तुम्हारे, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इन नाजुक हाथों को रोकने के लिए। उसकी आवाज में छिपी धमकी ने सुनैना के दिल को दहला दिया। वह बिना कुछ बोले तेजी से आगे बढ़ गई। तभी पीछे से रुद्राक्ष की गूंजती आवाज आई, भागो मत सुनैना, अब तो खेल शुरू हुआ है। मैंने कहा था ना, तुम्हारी जिंदगी ऐसे बना दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगी। कांपते कदमों के साथ सुनैना क्लास तक पहुंची, लेकिन वहां भी उसे सुकून नहीं मिला। हर नजर उसे अजीब तरह से देख रही थी, क्योंकि रुद्राक्ष ने पूरे कैंपस में ये बात फैला दी थी कि सुनैना अब उसकी है और जो भी बीच में आएगा उसका अंजाम बुरा होगा। धीरे धीरे सुनैना मानसिक रूप से टूटने लगी। उसका चेहरा मुरझा गया, आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए और रातें रोते रोते कटने लगी। वह घर पर कुछ नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि उसके पापा और भाई खतरे में पड़ सकते हैं। हर रात वह भगवान से प्रार्थना करती, मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, लेकिन शायद उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। पूरा एक हफ्ता इसी डर और दर्द से बीत गया। अब यूनिवर्सिटी जाना उसके लिए किसी युद्ध भूमि में कदम रखने जैसा हो गया था। उसी दौरान एक दिन मुकुल को ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा कि आज वह अपनी बहन को लेने खुद जाएगा और उसे सरप्राइज देगा, ताकि उसका उदास चेहरा थोड़ा खिल सके। वो यूनिवर्सिटी गेट के पास अपनी बाइक खड़ी कर सुनैना का इंतजार करने लगा। छुट्टी का समय था, छात्र बाहर निकल रहे थे। तभी उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसके अंदर का खून खौला दिया। सुनैना गेट से बाहर आ रही थी और रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी की ओर खींचने लगा। छोड़ो मुझे रुद्राक्ष, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सड़क है, सब देख रहे हैं, भगवान के लिए मुझे जाने दो। सुनैना चीख रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। वह झटके से बोला, आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। बहुत नखरे उठा लिए तुम्हारे, अब सीधी तरह गाड़ी में बैठो, वरना यही सबके सामने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। ये सुनते ही मुकुल से रहा नहीं गया। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और जोरदार धक्का देकर रुद्राक्ष को सुनैना से अलग कर दिया। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? वह शेर की तरह दहाड़ा और सुनैना को अपने पीछे कर लिया, जो डर से कांप रही थी, जिसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रुद्राक्ष ने खुद को संभाला, अपनी शर्ट झाड़ी और जहरीली मुस्कान के साथ बोला, तो ये है वो भाई जिसके दम पर ये इतनी उछलती है। अच्छा हुआ तुम खुद सामने आ गए, वरना मुझे तुम्हारे घर आना पड़ता। अब वहां भीड़ जमा हो चुकी थी। छात्र और राहगीर सब ये तमाशा देख रहे थे। मुकुल का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने कदम बढ़ाते हुए कहा, अपनी जुबान संभाल और अगर मर्द है तो मुझसे बात कर। एक लड़की पर जोर दिखाते हुए शर्म नहीं आती? रुद्राक्ष जोर से हंसा। उसकी हंसी में दहशत थी। मर्द मैं इतना हूं कि अभी यही साबित कर दूं, लेकिन तुम जैसे कीड़े मकोड़ों से उलझना मेरी तौहीन है। ये कहते हुए उसने अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और सीधा मुकुल के सीने पर तान दी। ये देख सुनैना के होश उड़ गए। उसकी आंखें डर से फैल गई। वह चीख उठी, नहीं भाई हट जाइए, ये पागल है, ये कुछ भी कर सकता है, ये आपको मार देगा। वह मुकुल को पीछे खींचने लगी, लेकिन किस्मत अपना फैसला सुना चुकी थी। रुद्राक्ष की आंखों में खून उतर आया था। उसके भीतर बदले की आग धधक रही थी। बिना एक पल गवाए उसने ट्रिगर दबा दिया। एक के बाद एक तो गोलियों की आवाजें गूंजी और सब कुछ थम सा गया। गोलियां सीधे मुकुल के सीने में धंस गई। एक पल को उसका शरीर जड़ हो गया। फिर खून का फुहारा फूट पड़ा। वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सुनैना पागलों की तरह दौड़ी, उसका सर अपनी गोद में रख लिया। भाई उठो ना, क्या हो गया आपको? आंखें खोलो। वह चीख रही थी। उसके हाथ खून रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका
अपना दामन भी लाल हो चुका था। मुकुल ने आखिरी बार अपनी बहन को देखा। उसकी आंखों में अधूरी बातें तैर रही थी, लेकिन जिंदगी ने उसे वक्त नहीं दिया। उसका सर एक तरफ लुढ़क गया और सब कुछ खत्म हो गया। सुनैना की चीख आसमान को चीरती हुई निकली, इतनी दर्दनाक कि सुनने वालों की रूह कांप उठी। कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज, मेरे भाई को बचा लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रुद्राक्ष वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक संतोष था, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। कहा था ना, मेरा बदला बहुत खतरनाक होगा। अब रोती रहो सारी जिंदगी। फिर आराम से पिस्तौल जेब में रखी और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। पीछे छोड़ गया खून, चीखें और एक ऐसी त्रासदी जिसने सुनैना की पूरी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। मुकुल की मौत ने उस हंसते खेलते घर को पल भर में मातम के अंधेरे में धकेल दिया। जहां कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा चीख रहा था। सुनैना की मां गहरे सदमे में बार बार बेहोश हो रही थी और प्रोफेसर विक्रम जी की हालत ऐसी हो गई थी मानो उनकी सांसें तो चल रही हो, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुके हों। उनका जवान बेटा, उनके बुढ़ापे का सहारा उनसे छीन लिया गया था। घर का हर कोना उस दर्द का गवाह बन चुका था और सुनैना एक कोने में पत्थर बनी बैठी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, जैसे रो रो कर सब सूख चुके हों, लेकिन उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, ये मेरा बदला है। पुलिस आई, जांच हुई, रुद्राक्ष को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जैसा सुनैना को डर था वही हुआ। कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया और ताकतवर लोगों के आगे घुटने टेक गया। रुद्राक्ष के बाप ने अपने पैसे और रसूख के दम पर बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए। गवाहों को खरीद लिया गया और जो नहीं बिके उन्हें डराकर खामोश कर दिया गया। अभी मुकुल की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि खबर आई रुद्राक्ष जमानत पर बाहर आ चुका है। ये खबर उनके जख्मों पर नमक से भी ज्यादा दर्दनाक साबित हुई। प्रोफेसर विक्रम जी इंसाफ की आस में थाने के चक्कर काटते रहे, अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, मेरे बेटे के कातिल को मत छोड़िए। लेकिन हर तरफ से उन्हें निराशा ही मिली। एक पुलिस अफसर ने बेरुखी से कहा कि आपके पास कोई पक्का सबूत नहीं है, अगर गवाह भी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, उनसे उलझना ठीक नहीं, बेहतर है समझौता कर लीजिए, वरना आपकी बची खुची जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर विक्रम जी के कदम जैसे जवाब दे गए। वह टूटी हुई उम्मीदों के साथ घर लौट आए। सुनैना ने उनके चेहरे को देखा, समझ गई अब इस दुनिया में उनका कोई नहीं सिवाय भगवान के। लेकिन रुद्राक्ष का आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ। जेल से बाहर आते ही वह अपनी जीत का जश्न मनाने सीधे सुनैना के घर पहुंचा। रात का सन्नाटा गाड़ियों के टायरों की चीख और हवाई फायरिंग की आवाजों से टूट गया। पूरा इलाका डर से कांप उठा। घर के अंदर सुनैना और उसके माता पिता सहम कर एक दूसरे से लिपट गए। बाहर रुद्राक्ष अपने गुंडों के साथ खड़ा ठहाके लगा रहा था। अरे प्रोफेसर साहब, बाहर निकलो, देखो तुम्हारा दामाद आया है। उसकी आवाज में नशा और घमंड टपक रहा था। फिर उसने धमकी दी, अगर केस वापस नहीं लिया तो अगली अर्थी तुम में से किसी की भी हो सकती है। और सुन सुनैना, अब तेरा भाई भी नहीं रहा, अब तुझे कौन बचाएगा? अब तो मैं तुझे जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा। उसकी गंदी बातें बंद दरवाजों के पार भी जहर की तरह अंदर घुस रही थी। सुनैना ने अपने कान बंद कर लिए, वह अब और नहीं सुन सकती थी। विक्रम जी फूट फूट कर रो पड़े, हे भगवान, ये कैसा न्याय है, मेरा बेटा छीन लिया और अब मेरी बेटी की इज्जत पर नजर। लेकिन आसपास के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई बाहर आकर इस अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो सके। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। रुद्राक्ष काफी देर तक गालियां देता रहा, गेट पर लाते मारता रहा और जाते जाते गेट पर गोलियां चला गया, एक खौफनाक संदेश छोड़ते हुए कि अब उनकी जिंदगी उसके हाथों में है। इसके बाद के दिन उस परिवार के लिए किसी कैद से कम नहीं थे। सुनैना ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया और वहां जाना बेकार था। गली के बाहर रुद्राक्ष के आदमी पहरा देते थे, जो भी घर के पास आता उसे धमकाकर भगा देते। घर में राशन खत्म होने लगा और भूख की नौबत आ गई। सुनैना अपनी माँ की सूनी आंखें और अपने पिता की टूटी हुई हालत देख देख कर अंदर ही अंदर जल रही थी। उसे साफ समझ आ गया था कि सीधे साधे और ईमानदार लोग उस दरिंदे का सामना नहीं कर सकते।
कानून बिक चुका था, समाज खामोश था और इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके अंदर एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया। अगर उसे जिंदा रहना है, अपने भाई के खून का बदला लेना है और अपने परिवार को इस नरक से निकालना है, तो अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, सुनैना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने मेज पर रखी मुकुल की तस्वीर को वह टकटकी लगाकर देख रही थी। तस्वीर में उसका भाई मुस्कुरा रहा था, जैसे हर बार की तरह उसे हिम्मत दे रहा हो। सुनैना के भीतर उमड़ते जज्बात अब कसम बन चुके थे। उसने तस्वीर पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में कहा, भाई, मैं आपके कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को ही क्यों ना मिटाना पड़े। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी, एक ऐसी आग जो बदले की थी और जो उसे अंदर से जला रही थी। उसके मन में बार बार एक ही विचार घूम रहा था, लोहे को काटने के लिए लोहा ही चाहिए। रुद्राक्ष जैसे दरिंदे को खत्म करने के लिए उसे उससे भी ज्यादा खतरनाक किसी शख्स की जरूरत थी। तभी उसे शहर के एक ऐसे नाम की याद आई जिसके बारे में लोग डरते हुए फुसफुसाकर बात करते थे। राजवीर सिंह। कहते थे उसकी दुनिया अलग है, उसके फैसले अंतिम होते हैं और जो काम वह अपने हाथ में ले उसे अधूरा नहीं छोड़ता। वह एक बड़ा गैंगस्टर था जिसके हाथ खून से रंगे रहते थे, लेकिन सुनैना के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने ठान लिया कि वह राजवीर सिंह के पास जाएगी, उससे मदद मांगेगी, चाहे इसके बदले उसे अपनी जान देनी पड़े या अपनी इज्जत तक दांव पर लगानी पड़े। अगली सुबह सुनैना ने बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकलने की तैयारी की। उसने काले रंग की चादर ओढ़ ली और अपना चेहरा ढक लिया ताकि रुद्राक्ष के आदमी उसे पहचान न सकें। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम मजबूत थे। वह पिछले दरवाजे से निकली और गली गली होते हुए मेन रोड तक पहुंच गई। रास्ते में लोगों से पूछते पूछते आखिरकार वह उस आलीशान इमारत तक पहुंची जहां राजवीर सिंह का ठिकाना था। इमारत के बाहर कड़ा पहरा था, हथियारबंद गार्ड हर आने जाने वाले की जांच कर रहे थे। सुनैना हिम्मत जुटाकर गेट तक पहुंची ही थी कि एक लंबे चौड़े गार्ड ने उसे रोक लिया। कहां जा रही हो? ये कोई आम जगह नहीं है, चलो हटो यहाँ से। उसके लहजे में रुखाई और तिरस्कार साफ झलक रहा था। सुनैना ने नजर उठाकर उसकी आंखों में देखा और अड़िक आवाज में कहा, मुझे राजवीर सिंह से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। गार्ड उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, रोज हजारों आते हैं तुम जैसे, निकलो यहाँ से, साहब के पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। लेकिन इस बार सुनैना नहीं हटी। वह वहीं जड़ हो गई और बोली, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वह मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप जाकर कहिए कि एक मजबूर बहन अपने भाई के खून का इंसाफ मांगने आई है। गार्ड उसे धक्का देकर हटाने ही वाला था कि तभी अंदर से एक काली गाड़ी गेट तक आई और रुक गई। शीशा नीचे हुआ और भीतर से एक भारी रौबदार आवाज आई, क्या शोर मचा रखा है यहाँ? सुनैना ने देखा, ड्राइवर सीट पर कोई और था, लेकिन पीछे की सीट पर बैठा शख्स अलग ही दबदबा लिए हुए था। काला चश्मा, सख्त चेहरा और आंखों में अजीब सी ठंडक, जैसे उसमें कोई एहसास बाकी ही ना हो। गार्ड कुछ कहने ही वाला था कि उस आदमी ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया और चश्मा उतारकर सीधे सुनैना की तरफ देखा। उसकी गहरी रहस्यमयी आंखें जैसे सुनैना के आर पार देख रही थी। लंबे बालों की बधी चोटी, तराशी हुई दाढ़ी और घुमावदार मूछें उसके व्यक्तित्व को और भी खौफनाक बना रही थी। सुनैना एक पल के लिए सहम गई, लेकिन अगले ही पल उसे अपने भाई का खून याद आ गया। वह आगे बढ़ी और बिना समय गवाए बोली, राजवीर सिंह, मुझे आपकी मदद चाहिए। उसके शब्दों में डर नहीं, सीधी मांग थी। राजवीर के होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान उभरी। मदद? लड़की, तुम शायद गलत जगह आ गई है। मैं मदद नहीं करता, मैं सौदे करता हूँ, और तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? उसकी नजर सुनैना को ऊपर से नीचे तक परख रही थी। सुनैना ने बिना झिझके जवाब दिया, मेरे पास देने के लिए मेरी जिंदगी है। आप जो मांगेंगे मैं दूंगी, बस मेरे भाई के कातिल को मार दीजिए। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई और दर्द था कि एक पल को राजवीर भी ठिठक गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। वह लंबा, मजबूत और बेहद प्रभावशाली था। सुनैना के बिल्कुल सामने आकर वह रुका और गहरी आवाज में बोला, इतना भरोसा है मुझ पर, या नफरत इतनी गहरी है कि अंजाम की परवाह ही नहीं?
उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। लेकिन सुनैना ने नजरें नहीं झुकाई। उसने दृढ़ता से कहा, अगर अंजाम की परवाह होती तो मैं यहाँ नहीं आती। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा सिवाय खुद के, और वही मैं इस सौदे में देने को तैयार हूँ। मुझे बस उस दरिंदे की मौत चाहिए। राजवीर जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक ठंडा बेजान सा एहसास था। बच्ची हो तुम, जज्बात में आकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। जाओ, घर जाओ। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ सौदे जान देकर नहीं, जान लेकर होते हैं। और मैं कोई मसीहा नहीं हूँ जो तुम्हारी फरियाद सुनकर पिघल जाऊं। ये कहकर वह मुड़ा और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी हलचल जरूर उठी थी, कुछ ऐसा जो सालों से सोया हुआ था। सुनैना ने बेचैनी से उसे पुकारा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन राजवीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। सुनैना वहीं खड़ी रह गई, धूल में लिपटी, अकेली, लेकिन अब भी टूटी नहीं। और दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर बैठा राजवीर सिंह खिड़की से पीछे मुड़कर उसे तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। वो जिद्दी लड़की पहली ही मुलाकात में राजवीर के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ चुकी थी, एक ऐसी दस्तक जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सुनैना फिर उसी जगह, उसी गेट के सामने खड़ी थी। आसमान से आग बरस रही थी। धूप इतनी तेज थी कि जैसे जमीन तक जल उठे। लेकिन वह बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही, भूखे प्यासे थकी हुई, फिर भी अड़िग। गार्ड ने कई बार उसे हटाने की कोशिश की, डांटा, डराया, लेकिन वह पत्थर की तरह अपनी जगह जमी रही। जब राजवीर सिंह अपनी गाड़ी से उतरा, उसकी नजर उस पर पड़ी। एक पल के लिए ठहरी, फिर उसने अनदेखा करने की कोशिश की और बिना कुछ कहे अंदर चला गया। मगर आज उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। दिन भर वह अपने शीशे के कैबिन से बाहर झांकता रहा, जहां सुनैना अब भी उसी तपती धूप में खड़ी थी। उसका चेहरा धूप से लाल पड़ चुका था, होठ सूखकर फटने लगे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही जिद, वही आग अब भी जल रही थी। राजवीर के भीतर कुछ हलचल होने लगी थी, एक अजीब सी बेचैनी जो सालों से उसकी सुनी जिंदगी में कभी नहीं आई थी। शाम ढलते ही जब वह बाहर निकला तो देखा सुनैना अब गेट के पास फुटपाथ पर बैठी थी। उसने गाड़ी रुकवाई, शीशा नीचे किया और सख्त लहजे में बोला, क्यों अपनी जान देने पर तुली हो? इस गर्मी में मर जाओगी, घर जाओ। लेकिन उसकी आवाज में सख्ती के पीछे छुपी फिक्र साफ महसूस हो रही थी। सुनैना ने धीरे से सर उठाया, आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ, मगर आवाज में दर्द की गहराई थी। मर तो मैं उसी दिन गई थी जब मेरा भाई मेरी आंखों के सामने मारा गया। अब तो बस ये सांसें हैं जो बेवजह चल रही हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे यही मर जाने दीजिए। उसके शब्दों में राजवीर के अंदर कहीं गहराई तक चोट गई। उसने एक नजर उसके सूखे होठों और बिखरे बालों पर डाली। दिल ने चाहा कि अभी उसे अपनी बाहों में समेट ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। बिना कुछ कहे उसने शीशा ऊपर किया, गाड़ी आगे बढ़ा दी। मगर उस दिन के बाद उसका सुकून खत्म हो चुका था। सुनैना का दर्द, उसका जज्बा और उसकी मासूमियत, सब कुछ राजवीर के दिमाग में बस गया था। तीसरे दिन मौसम ने करवट ली, आसमान पर काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ झुक झुक कर जमीन को छूने लगे, लेकिन सुनैना अब भी वहीं खड़ी थी। वह सिर से पांव तक भीग चुकी थी। उसका कॉटन का सूट उसके बदन से चिपक गया था और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, मगर उसके कदम अब भी नहीं डगमगाए। जब राजवीर घर से बाहर निकला और बारिश के बीच गाड़ी में बैठने लगा, तभी उसकी नजर फिर उसी लड़की पर पड़ी जो अब गिरने के कगार पर थी। बारिश की बूंदों में भीगी हुई वो किसी टूटे हुए ख्वाब जैसी लग रही थी। उस पल राजवीर के भीतर दबा हुआ मर्द और इंसान दोनों जाग उठे। वह तुरंत गाड़ी से उतरा, गार्ड के हाथ से छतरी छीनी और तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ गया। सुनैना को लगा अब वह बेहोश हो जाएगी, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि बारिश उसके ऊपर गिरना बंद हो गई। उसने नजर उठाई, सामने राजवीर सिंह खड़ा था, छतरी उसके ऊपर थामे हुए, और उसकी आंखों में आज कुछ अलग था। क्या चाहती हो आखिर मुझसे?
उसकी आवाज बारिश के शोर में गूंज उठी। सुनैना ने बिना झिझके जवाब दिया, मेरा सब कुछ ले लो, वैसे भी मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। आज नहीं तो कल वो दरिंदा मेरी इज्जत भी छीन लेगा। लेकिन अगर ऐसा होना ही है तो क्यों ना पहले मेरे भाई का बदला पूरा हो जाए। मैं तैयार हूँ अपना सब कुछ आपको देने के लिए। जितनी रातें चाहो मैं आपके साथ रहूंगी। बस मुझे उसका सिर चाहिए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वह जिंदा होते हुए भी मर चुकी हो। उसने फैसला कर लिया था कि कुछ रातों की कीमत पर वह अपने भाई का बदला लेगी और फिर खुद को खत्म कर देगी। लेकिन उसकी ये बातें सुनकर राजवीर अंदर तक हिल गया। उसकी खूबसूरती ने पहली बार उसके दिल को छुआ था, मगर उसकी बातें उसके सीने में चुभ गई हो। क्यों मुझे गुनहगार बनाना चाहती हो? उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरी दुनिया में मैंने हर पाप किया है, लेकिन कभी किसी औरत पर गंदी नजर नहीं डाली, ना ही कभी कोई नाजायज रिश्ता बनाया। ये मेरा उसूल है। क्यों मुझे इससे तोड़ना चाहती हो? बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? सुनैना कांप रही थी, मगर उसकी आवाज अब भी मजबूत थी। उसने हाथ जोड़ दिए, आंखों में आखिरी उम्मीद लिए कहा, ठीक है, तो मुझसे शादी कर लो। शादी के बाद सब जायज हो जाएगा। मुझे अपनी पत्नी बना लो, अपनी पनाह में ले लो और उस दरिंदे का सर मेरे कदमों में रख दो। उसके शब्दों ने जैसे वक्त को रोक दिया। राजवीर का दिल एक पल को तेज धड़क उठा। शायद यही वो बात थी जिसे वो खुद भी कहीं अंदर महसूस कर रहा था, मगर मान नहीं पा रहा था। पागल हो गई हो क्या? उसने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन सुनैना ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। मैं होश में हूँ, तभी कह रही हूँ मुझे अपनी बना लो। बदले में मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दूंगी। बस मेरे भाई के कातिल का अंत चाहिए। मुझसे शादी कर लो राजवीर सिंह। राजवीर सिंह ने जब सुनैना की आंखों में झांका तो वहां उसे सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि दर्द, जिद और बदले की आग से भरी एक पूरी कहानी दिखाई दी। उस गहराई में कुछ ऐसा था जिसने उसकी बरसों की शख्सियत को भी पल भर के लिए पिघला दिया। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं सका। उसने आगे बढ़कर सुनैना के कांपते हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया और निर्णायक अंदाज में सिर हिलाया। ठीक है, अगर यही तुम्हारी चाहत है तो अब यही होगा। चलो मेरे साथ। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि सुनैना एक पल को सब कुछ भूल गई। राजवीर ने उसे संभालते हुए गाड़ी तक पहुंचाया और ड्राइवर को पास के मंदिर चलने का आदेश दिया। सुनैना अब भी हैरान थी, क्या ये सब सच में हो रहा है? अभी कुछ देर पहले तक वह अकेली लाचार खड़ी थी और अब अचानक उसकी जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। रास्ते में राजवीर ने अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया और हल्के से उसे अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही सुनैना का नाजुक अस्तित्व उसके मजबूत सीने से टकराया, दोनों के भीतर एक अनजाना सी कंपन दौड़ गई। सुनैना ने उस कोट को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। उसमें राजवीर की गर्माहट और एक अजीब सी सुकून देने वाली खुशबू थी, जो उसके डरे हुए दिल को थोड़ी राहत दे रही थी। मंदिर पहुंचकर राजवीर सिंह ने तुरंत सारे इंतजाम करवाए और शादी की रस्में पूरी करवाई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि सुनैना को सोचने का वक्त ही नहीं मिला। जब राजवीर सिंह ने अपने हाथों से उसकी मांग में संदूर भरा तो सुनैना के दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। आज से तुम मेरी हुई। ये शब्द जैसे ही सुनैना के कानों में पड़े, वह चौंक कर राजवीर सिंह की ओर देखने लगी। अब वह सुनैना राजवीर सिंह बन चुकी थी, इस शहर के सबसे ताकतवर आदमी की पत्नी। शादी के बाद राजवीर सिंह ने उसे दोबारा गाड़ी में बिठाया। उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर हल्के से दबाते हुए बोला, अब तुम मेरी इज्जत हो, याद रखना। राजवीर सिंह अपनी चीजों पर किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं करता। आज से तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसके शब्दों में ऐसी मिल्कियत, ऐसी शिद्दत और ऐसा जुनून था कि सुनैना का चेहरा लाल हो गया और वह सिमट कर बैठ गई। गाड़ी एक महल जैसे घर के बाहर जाकर रुकी। बारिश थम चुकी थी, मगर सुनैना अब भी भीगी हुई थी। राजवीर सिंह उसे लेकर सीधे अपने बेडरूम की ओर बढ़ा। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा लॉक कर दिया। सुनैना कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। हल्की रोशनी में माहौल में एक अजीब सा तनाव और भारीपन था। राजवीर सिंह धीरे धीरे उसके करीब आया।
उसकी नजरें सुनैना के गीले कपड़ों पर टिक गई जो उसके बदन से चिपके हुए थे और उसकी नाजुकता को उभार रहे थे। राजवीर के बरसों से सोए हुए जज्बात एकदम से जाग उठे। उसने हाथ बढ़ाकर उसके गीले बालों की लट चेहरे से हटाई। उसकी छुअन से सुनैना सिहर उठी। तो यही वो कीमत है जो तुम अदा करना चाहती थी, ठीक है? फिर आज की रात मैं तुमसे अपनी पूरी कीमत वसूल करूंगा और बदले में तुम जो चाहती हो वो काम जरूर होगा। राजवीर सिंह ने धीमी आवाज में कहा और अपनी उंगली उसके होठों पर फेरते हुए हल्का सा मुस्कुराया। सुनैना ने पीछे हटने की कोशिश की मगर उसने उसकी कमर थाम कर उसे झटके से अपने सीने से लगा लिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं सुनैना, तुमने खुद कहा था कि तुम सब कुछ देने को तैयार हो। उसकी आवाज में जुनून और गहराई थी। जी, और मैं अपने वादे पर कायम हूँ, सुनैना ने मुश्किल से कहा। राजवीर सिंह ने उसकी ठोड़ी थामकर उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और बोला, मैं बहुत समय से अकेला था सुनैना, और आज तुमने मेरी तन्हाई खत्म कर दी। तुम्हारे करीब आने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने ये रिश्ता किसी सौदे के तहत नहीं किया। तुम्हें अपने भाई का कातिल चाहिए था और तुमने बदले में मुझे अपनी एक रात देने की बात कही थी, लेकिन जब मैंने तुमसे शादी जैसा पवित्र रिश्ता जोड़ा तो उसी पल मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस रिश्ते को मरते दम तक निभाऊंगा। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए उसने उसे अपने और करीब खींच लिया। उस समय सुनैना के अंदर भी एक सुकून भर गया। वह खुद इस रिश्ते को पूरी जिंदगी निभाना चाहती थी। बड़े सुकून से उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में थाम लिया, मानो उसकी शिद्दत के आगे बेबस हो गई हो। वह दीवार के पास लगी हुई थी और राजवीर सिंह पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था। उसने सुनैना के नरम नाजुक गुलाब जैसे होठों को अपने होठों में लेकर खुद को खो दिया। उसकी गर्म सांसें जब सुनैना की गर्दन को छूती तो उसके होठों से एक हल्की सी सिसकी निकल जाती। राजवीर सिंह दीवानों की तरह उसके चेहरे, गर्दन और कंधों को अपने होठों से छू रहा था। उसके अंदाज में जुनून और मोहब्बत दोनों थे। जैसे बरसों से प्यासा कोई इंसान आज दरिया तक पहुंच गया हो। सुनैना की टांगे जवाब देने लगी तो राजवीर सिंह ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर की ओर बढ़ा। उसने सुनैना को बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर ऐसा छा गया जैसे कोई बादल धरती पर उतर आया हो। कमरे की दीवारें उनके जज्बातों की गवाह बन गई, जहां दो वजूद एक दूसरे में खो रहे थे। उसने उसके गीले कपड़ों को धीरे धीरे अलग किया और उसके वजूद को अपने होठों से महसूस करने लगा। तभी उसकी नाजुकता को चूमता तो कभी उसकी धड़कनों को महसूस करता। इस वक्त वह शहर का डॉन नहीं बल्कि एक मासूम, बरसों से प्यासा इंसान लग रहा था। उसकी मोहब्बत में कोई रहम नहीं था, सिर्फ जुनून, शिद्दत और बेपनाह प्यार था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आई तो सुनैना की आंख खुली। उसने खुद को राजवीर सिंह के मजबूत बाहों के घेरे में पाया। उसे महसूस हो रहा था कि अब वह सुरक्षित है और जो दर्द उसने अब तक सहा था वह धीरे धीरे कम हो रहा है। राजवीर सिंह का हाथ उसके कंधों पर था। उसकी गर्माहट ने सुनैना को एहसास दिलाया कि आज से उसकी दुनिया बदल चुकी है। वो अभी भी गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, एक ऐसा सुकून जो जागते हुए कम ही दिखता था। सुनैना ने धीरे से अपना सर उसके सीने पर रख दिया। उसके जिस्म पर जगह जगह राजवीर की मोहब्बत की निशानियां थीं, जिन्हें देखकर वह शर्म से लाल हो गई। राजवीर सिंह ने न सिर्फ उसे अपनाया था बल्कि उसे यकीन भी दिलाया था कि अब वह अकेली नहीं है। वह उससे मोहब्बत करने लगा था, सिर्फ एक ही रात में उसका दीवाना हो गया था। सुनैना उठने लगी तभी राजवीर ने नींद में ही उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। कहाँ जा रही हो? अभी तो सुबह हुई है और मेरा दिल अभी नहीं भरा, राजवीर ने भारी आवाज में कहा और अपनी आंखें खोलकर सुनैना को देखा, जो उसके इतने करीब होने से शर्म से लाल हो गई थी। राजवीर की नजर उसकी शर्ट के खुले बटनों पर पड़ी तो वह फिर से बहकने लगा। उसने उसे अपनी ओर खींचा, जिससे सुनैना के होठों से एक सिसकी निकल गई। मुझे घर जाना है, मम्मी पापा परेशान होंगे, सुनैना ने धीमे से कहा। ये सुनकर राजवीर मुस्कुराया और उसके होठों को हल्के से छूते हुए बोला, फिक्र मत करो जाने मन, मैंने अपने खास आदमियों को तुम्हारे घर भेज दिया है।
तुम्हारे मम्मी पापा को बता दिया गया है कि तुम सुरक्षित हो। अब सच में तुम सुरक्षित हो। रुद्राक्ष का कोई भी आदमी तुम्हारी गली या घर के पास नहीं आ सकेगा। राजवीर की बातें सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर सिंह, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। धन्यवाद की जरूरत नहीं जाने मन। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी दुनिया का गुरूर हो और मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत हो गई है। अब तुम देखना मैं रुद्राक्ष के साथ क्या करता हूँ। आज उसकी जिंदगी का आखिरी सूरज निकलेगा। राजवीर सिंह की आंखों में फिर से वही ठंडापन और वहशत लौट आई जो उसके दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम थी, लेकिन सुनैना के लिए उनमें सिर्फ प्यार था। उसने सुनैना को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि आज तुम मेरे साथ चलोगी और अपनी आंखों से देखोगी कि मैं अपनी बीवी के लिए दुनिया कैसे उलट देता हूँ। ये कहते हुए राजवीर ने बेड से उठा, अपनी शर्ट के बटन बंद किए और सुनैना की तरफ देखा जो अब भी कंबल में खुद को समेटे बैठी थी। उसके चेहरे पर रात की थकान और शर्म की हल्की लाली थी। सुनैना ने धड़कते दिल के साथ राजवीर सिंह को देखा। वह अब पूरी तरह तैयार था और किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं डर रही हूँ राजवीर, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर उन्होंने आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? सुनैना ने कांपती आवाज में कहा। राजवीर सिंह तुरंत उसके करीब आया और झुककर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मेरी तरफ देखो सुनैना। उसने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। मैं राजवीर सिंह हूँ और राजवीर सिंह को नुकसान पहुंचाने वाला अभी तक माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ। तुम मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी नहीं। आज तुम देखोगी कि तुम्हारा पति इस शहर का बादशाह क्यों कहलाता है। फिर उसने बेड पर रखी खूबसूरत ड्रेस उसकी तरफ बढ़ाई। अब उठो और ये ड्रेस पहन लो, मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। मैं चाहता हूँ जब तुम दुनिया के सामने मेरी पत्नी बनकर जाओ तो सबकी आंखें खुली रह जाएं। वह उसके कान के पास झुका और धीमे से बोला, और हाँ, जल्दी तैयार होना, वरना अगर मेरा इरादा बदल गया तो हम कमरे से बाहर नहीं जा पाएंगे। और उसके कान को हल्के से अपने होठों से छू लिया। सुनैना के पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई और वह झट से उठकर बाथरूम की ओर भाग गई। पीछे से राजवीर सिंह की हंसी गूंज उठी। दूसरी तरफ रुद्राक्ष अपने डेरे पर बैठा शराब पी रहा था और गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि उसके आदमियों ने बताया था कि सुनैना कल से घर नहीं आई और उसके घर वाले भी कुछ नहीं बता रहे। गुस्से में उसने बोतल दीवार पर दे मारी। वो लड़की मुझसे बचकर नहीं जा सकती और मैं उसे जमीन के नीचे से भी ढूंढ निकालूंगा। तभी उसे खबर मिली कि सुनैना बाजार में दिखी है और उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। अरे वाह, खुद ही चलकर शिकारी मेरे जाल में आ गया। वह अपने काफिले के साथ निकल पड़ा, बिना ये जाने कि वह खुद शिकार बनने जा रहा है। उधर सुनैना राजवीर की गाड़ी में बैठी थी। दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर राजवीर का मजबूत हाथ उसे हिम्मत दे रहा था। डरो मत, बस वही करो जो मैंने कहा है। और उसने गाड़ी रोक दी। सुनैना गहरी सांस लेकर बाजार में पहुंची, जहां राजवीर के आदमी पहले से सादे कपड़ों में मौजूद थे। अचानक गाड़ियों की आवाज गूंजी। कई गाड़ियां आकर रुकी और धूल फैल गई, जिनमें से रुद्राक्ष अपने गुंडों के साथ उतरा। भगदड़ मच गई, लोग दुकानों में छिप गए। रुद्राक्ष अकड़ते हुए उसके सामने आया। क्यों? बहुत शौक था ना छुपन छुपाई खेलने का, लेकिन आना तो पड़ा ही मेरे शिकंजे में। उसने उसे घूरते हुए कहा, आज तो बहुत बंद सवर कर आई हो। लगता है तुम्हें पता था कि आज तुम मेरी होने वाली हो। मगर इस बार सुनैना नहीं डरी। उसने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, अपनी गंदी जुबान बंद करो रुद्राक्ष, और मेरे करीब आने की गलती भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। उसकी हिम्मत देखकर रुद्राक्ष पल भर को चौंका, फिर हंस पड़ा। अरे वाह, बिल्ली को भी जुबान लग गई। अब तुम नहीं, तुम्हारी लाश यहाँ से जाएगी। उसने उसका हाथ पकड़ने के लिए बढ़ाया। चलो गाड़ी में बैठो। तभी सुनैना ने सख्ती से कहा, मुझे हाथ भी मत लगाना, वरना तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, कौन काटेगा, तुम या तुम्हारा वो बूढ़ा बाप? तभी अचानक काले रंग की कारों का काफिला वहां आकर रुका।
दर्जनों गार्ड उतरकर रुद्राक्ष और उसके आदमियों को घेर लेते हैं। बीच वाली गाड़ी में राजवीर सिंह उतरता है, काले सूट और चश्मे में। उसकी चाल में ऐसा दबदबा कि सबकी सांसें थम जाती। वह सीधे रुद्राक्ष के सामने आकर खड़ा होता है, चश्मा उतारकर ठंडी नजर डालता है और कहता है, मैं काटूंगा तुम्हारे हाथ। उसकी आवाज पूरे बाजार में गूंज उठती है। रुद्राक्ष कांपते हुए पीछे हटता है। राजवीर सिंह साहब, ये मेरा पर्सनल मामला है। राजवीर एक कदम आगे बढ़ता है। पर्सनल था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जिस लड़की को तुम गंदी नजर से देख रहे हो वो सुनैना राजवीर सिंह है, मेरी पत्नी, मेरी इज्जत। राजवीर सिंह के शब्द रुद्राक्ष के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजे। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। इस बार उसने ध्यान से सुनैना को देखा। उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में भरा सिंदूर, जो अब तक उसके घमंड में छिपा रह गया था। राजवीर ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया और जोर से मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। रुद्राक्ष लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बहने लगा। तेरी इतनी हिम्मत मेरी पत्नी का नाम अपनी गंदी जुबान पर लाने की। राजवीर ने उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाया और उस पर लगातार गुस्से और लाते बरसाने लगा। जो खुद को बड़ा बदमाश समझता था, वही अब उसके सामने बेबस पड़ा था, दर्द से तड़प रहा था और माफी की भीख मांग रहा था। राजवीर सिंह साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन राजवीर का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर जोर से मोड़ा। हड्डी चटकने की आवाज आई और रुद्राक्ष दर्द से चीख उठा। इसी हाथ से मेरी सुनैना को छूने चला था ना, अब यही हाथ तेरी किसी काम का नहीं रहेगा। राजवीर ने उसे बालों से घसीटते हुए सुनैना के सामने पटक दिया। सुनैना चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में अपने भाई मुकुल के खून का बदला साफ झलक रहा था और आज उसे अंदर से राहत महसूस हो रही थी। राजवीर ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और रुद्राक्ष के सर पर तान दी। बोलो सुनैना, इसका क्या करना है? अभी खत्म कर दूं या तड़पने के लिए छोड़ दूं? सुनैना धीरे धीरे आगे बढ़ी और रुद्राक्ष को देखा, जो खून से लथपथ उसके पैरों में गिरकर दया की भीख मांग रहा था। सुनैना, मुझे माफ कर दो प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी। सुनैना को अपने भाई का खून से सना चेहरा याद आ गया। उसने नफरत भरी नजर से रुद्राक्ष को देखा, जबकि राजवीर उसकी आंखों में उसका फैसला पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मौत इसके लिए बहुत आसान सजा है, सुनैना ने ठंडे लहजे में कहा। मैं चाहती हूँ कि ये हर दिन जिए और हर दिन मरे। इसे पुलिस के हवाले कर दो, ऐसी जेल में सड़ने दो जहां ये मौत की भीख मांगे, लेकिन उसे मौत भी ना मिले। इस बार इसका पैसा और इसके बाप की ताकत इसे नहीं बचा पाएगी, क्योंकि अब मेरे साथ राजवीर सिंह है। ये कहते हुए सुनैना ने राजवीर का हाथ थाम लिया। राजवीर ने अपने आदमियों को इशारा किया कि इसे ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। कहना ये राजवीर सिंह का खास मुजरिम है, इसकी ऐसी खातिर हो कि इसे और इसे पैदा करने वालों को भी याद रहे। गार्ड तुरंत रुद्राक्ष को घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले गए। वहां खड़े लोगों ने राहत की सांस लेते हुए तालियां बजानी शुरू कर दी। सुनैना ने राजवीर के सीने से लगकर गहरी सांस ली। आज उसका बदला पूरा हो चुका था। उसके बाद राजवीर उसे सीधे उसके माता पिता के घर लेकर गया, प्रोफेसर विक्रम जी और उनकी पत्नी सुनीता जी, जो अपनी बेटी के गायब होने और रुद्राक्ष के डर से परेशान थे। गाड़ियों की आवाज सुनकर घबरा गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुनैना को गाड़ी से उतरते देखा, वे दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। सुनैना बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? हम तो डर के मारे टूट ही गए थे। सुनीता जी ने उसे कसकर गले लगा लिया। विक्रम जी की नजर जैसे ही राजवीर पर पड़ी, वे हैरान रह गए। ये कौन है बेटा? सुनैना ने हल्की मुस्कान के साथ राजवीर का हाथ थामा और अपने पापा को सब कुछ बता दिया। कैसे राजवीर ने उसे सहारा दिया, रुद्राक्ष को उसके अंजाम तक पहुंचाया। पापा, ये मेरे पति हैं, इन्होंने मुझसे शादी की और हमारी इज्जत बचाई। राजवीर आगे बढ़ा, विक्रम जी के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोला, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुकुल तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका बेटा बनकर रहूंगा और सुनैना को कभी दुख नहीं होने दूंगा।
विक्रम जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर राजवीर के सर पर हाथ रखा और भर्राई आवाज में बोले, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने हमें नई जिंदगी दी है। इस भावुक मुलाकात के बाद राजवीर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब वे जब चाहें सुनैना से मिलने आ सकते हैं और अब कोई भी उसकी तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद एक खूबसूरत रात थी। राजवीर सिंह अपने आलीशान बेडरूम की बालकोनी में खड़ा चांद को निहार रहा था। तभी सुनैना 2 कप कॉफी लेकर उसके पास आई। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या सोच रहे हैं? सुनैना ने उसे कॉफी का मग थमाते हुए पूछा और उसके कंधे से सटकर खड़ी हो गई। राजवीर ने एक घुट लिया, मग साइड में रखा और सुनैना को अपने करीब खींच लिया। देखो मेरी जिंदगी कितनी सूनी थी और तुमने इसे कैसे रंगों से भर दिया। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि तुम मेरे पास हो। कहते हुए उसने उसके माथे को हल्के से चूम लिया। सुनैना ने मुस्कुराते हुए अपना सर उसके सीने पर टिका दिया। मैं भी बहुत अकेली थी राजवीर, लेकिन आपने मुझे जो प्यार और सुरक्षा दी है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। आप सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। राजवीर ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा जहां अब सिर्फ सच्ची मोहब्बत थी। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ सुनैना, और ये प्यार हर दिन के साथ और गहरा होता जाएगा। भले ही हमारी शादी एक सौदे से शुरू हुई हो, लेकिन अब वो सब पीछे छूट चुका है। अब बस एक सच्चा रिश्ता है और सच्ची मोहब्बत। ये कहते हुए वह थोड़ा झुका और सुनैना के होठों को अपने होठों से छू लिया। सुनैना ने भी उसी शिद्दत से उसका साथ दिया जैसे इस पल में ही उनकी पूरी दुनिया बस गई हो। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसी और प्यारी प्यारी और रोमांटिक सी कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, कहानी को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाया करें। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगली नई प्यारी रोमांटिक सी कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।